अमित जी, एक बार मैं फिर कोशिश करूंगा आपसे एक सवाल घुमा घुमा कर पूछने की मुझे थोड़ी सी आदत है। अगर वोट शेयर एनालिसिस करा जाए गुजरात में, तो पिछली बार आप लोगों का करीब 47% से ऊपर था और कांग्रेस का 41.4 के आसपास था। आपका ये वोट शेयर जो है 47 से 50 के बीच में बना रहा है। इस बार अगर मुकाबला त्रिकोणी है, तो क्या ये वोट शेयर, आप अपने वोट शेयर को कैसे देखते हैं? और क्योंकि ये त्रिकोणी मामला है, क्या आपकी सीट बढ़ सकती है, घट सकती है? कितनी सीटें आएंगी? आप हर बार एक आंकड़ा देते हैं, इस बार नहीं दे रहे हैं। राहुल जी, मैं जरूर दूंगा आंकड़ा, परंतु मैं इतना कह सकता हूं वोट शेयर हमारी जरूर बढ़ेगी, अच्छी खासी वोट शेयर बढ़ेगी। और दूसरा, सीटें भी हमारी अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगी। आपने ही कहा जैसे बिखराव है, ये बिखराव दिख रहा है, बहुत अप्रत्याशित तरीके से हमारी सीटें बढ़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी वोट शेयर और नंबर ऑफ सीट दोनों दृष्टि से अपने सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे, ये सुनिश्चित है। आंकड़ा अभी बताने का समय नहीं है, अभी तो सारी पार्टियों का सूची, मेरी पार्टी की सूची भी अभी 20 मिनट पहले अंतिम घोषित हुई है, तो सभी पार्टियों का सूची घोषित नहीं हुआ है, तो अभी आंकड़ा नहीं बता सकते। पर बेस्ट परफॉर्मेंस बीजेपी की इस बार? बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस होगा बीजेपी। ऑपोजिशन का अटैक जो है आपके ऊपर 2-3 मुद्दों पर है। मैं उन सबको साथ में मिलाकर एक प्रश्न पूछ लेता हूं ताकि आप उसका जवाब दे सकें। एक तो महंगाई, जो कि वैसे भी थोड़ी प्रबल रही है, पिछले इन्फ्लेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, पूरे देश में भी रहा है और यहाँ पे भी। दूसरा बेरोजगारी, और तीसरा करप्शन। ये 3 मुद्दे उठाते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको मिला जुला कर आपसे एक सवाल पूछूं। देखिए, जहाँ तक करप्शन का सवाल है, कांग्रेस की 10 साल की सरकार, सोनिया मनमोहन की सरकार देश ने देखी है। 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और इसकी एक अनंत लंबी सूची इस देश की जनता ने महसूस की है। कांग्रेस में घोटाले गिनना मुश्किल था, हमारे शासन में घोटाले ढूंढना मुश्किल है। कांग्रेस भ्रष्टाचार बोलती, यहां भ्रष्टाचार हुआ है स्पेसिफिक कोई आरोप नहीं लगा सकता। जहां तक महंगाई का सवाल है, पहले कोरोना के कारण और बाद में रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण पूरे विश्व की सप्लाई चेन में बिखराव है और एक वैश्विक समस्या है जिसका असर कम मात्रा में भारत पर भी पड़ा है। मगर मैं देश की जनता को, गुजरात की जनता को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि टेम्पररी फेज है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी रणनीति भी बनाई है और दुनिया में कोरोना के बाद मंदी से सबसे तेजी से उभरने वाले देशों में से एक देश भारत है। हमारी अर्थव्यवस्था वी शेप में रिकवर करी है और अब इस पर भी काफी अच्छा असर पड़ेगा। शायद रशिया यूक्रेन युद्ध न होता तो अब तक तो हम बाहर भी आ गए होंगे। बेरोजगारी के लिए भी नरेंद्र भाई ने ढेर सारे कदम उठाए हैं और गुजरात में तो विशेषकर उठाए, हमारी डबल इंजन की सरकार ने उठाए हैं। और अभी मोदी जी हर महीने 75,000 से 1.25 लाख तक युवाओं को केंद्र सरकार की रोजगारी 10 माह तक कंटिन्यूस दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक ड्राइव है जी। और गुजरात में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आया है, देखिए नरेंद्र मोदी शासन की खूबी ये नहीं थी कि नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर अच्छा शासन किया, वो तो किया ही, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ड्रॉप आउट रेशियो को कम करना हो, एनरोलमेंट को बढ़ाना हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर माता मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में सुधार करना हो, जहाँ तक ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन का सवाल है, भूगर्भ जल स्तर को ऊपर लाना हो, ये सारे ऐसे पैरामीटर्स है जो रेयरली इंप्रूव करते हैं जी। माता मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर इंप्रूव नहीं करता है, ड्रॉप आउट रेशियो और एनरोलमेंट इंप्रूव नहीं करता, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भूगर्भ जल स्तर ऊपर नहीं आता है, कृषि का विकास दर 10 साल तक 10% से ज्यादा रखना बहुत एफर्ट्स मांगने वाली, ये सब नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। परंतु मैं इसको विशिष्ट बात नहीं मानता, वो मोदी जी करते ही जहां रहते, अभी देश में है तो देश में भी करते, परंतु मोदी जी ने कैसी व्यवस्था बनाई, उनके न रहते हुए भी ये सारी चीजें चालू रही है और उनके यहाँ से जाने के बाद भी गुजरात के अंदर सुशासन की वो प्रणाली आज भी चालू रही। अच्छा सुशासन देना अच्छा ही है, मगर उससे अच्छा है इस प्रकार की व्यवस्था करो
कि आपके बाद भी सुशासन चलता रहे। मोदी जी ये करने में बहुत सफल हुए हैं और शायद देश में बहुत कम नेता है जिन्होंने इस तरह से स्थायी स्वरूप सुशासन को देने का प्रयास किया है। गुजरात से हटकर थोड़ा हिमाचल की ओर चलते हैं। वहाँ तो यहाँ तो आपने आंकड़ा नहीं दिया, कम से कम यहाँ तो आंकड़ा दे दीजिए, यहाँ तो चुनाव हो चुका है। मुझे लगता है कि लास्ट टाइम हमारा जो बहुमत था बाय एंड लार्ज +- कर मेंटेन करेंगे। वापस दोबारा सरकार बनेगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वापस मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या जयराम हमने ठाकुर? घोषित किया है, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, वही बनेंगे। वही बनेंगे दोबारा। थोड़ा सा आपका समय मुझे कम मिलता है, बहुत कम आप इंटरव्यू देते हैं। थोड़ा सा राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात कर लें और प्रदेशों की तरफ भी एक नज़र डाल लें। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी ने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। क्या आपको लगता है कि इस यात्रा की वजह से राहुल जी का कोई एक ज़्यादा गंभीर चेहरा लोगों के सामने आया है? इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसका पॉलिटिकल एनालिसिस तो कुछ समय के बाद सातत्यपूर्ण तरीके से कितनी गंभीरता रहती है इसके आधार पर ही होगा, परंतु मैं तो पुरुषार्थ का समर्थक व्यक्ति हूं। कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, अच्छा ही है। आप अगला चुनाव जो है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव आपके लिए होगा, वो होगा कर्नाटका का चुनाव। तो कर्नाटक में आप अपनी स्थिति को कैसे देखते हैं? क्या वहाँ पर भी थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज़्यादा है इस वक्त? देखिए, कर्नाटक में गत चुनाव में हमें 8 सीटें कम पड़ी थी जी। क्लियर कट मैंडेट हमें नहीं मिला था। तो अब वहाँ पर ऑपोजिशन में बिखराव तो वहाँ पर भी है और हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि गुजरात और हिमाचल के परिणामों का बहुत अच्छा असर कर्नाटक पर भी होगा और हमारी पार्टी ने, वहाँ के संगठन ने एक कार्य योजना भी बनाई है चुनाव तक किस तरह से पार्टी को नीचे के स्तर पर मजबूत करना और पार्टी के चुनावी तंत्र को कैसे ठीक ठाक कर ऑफेंसिव तरीके से चुनाव में जाने के लिए। वहाँ पे भी कुछ बदलाव करेंगे जैसे और जगहों पे आपने किए हैं एंटी इनकम्बेंसी को टैकल करने के लिए? नहीं, अभी इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई चर्चा भी नहीं। मैं एक सवाल आपसे कश्मीर पर पूछना चाह रहा हूँ। आपने वहाँ पे आर्टिकल 370 जो है रिमूव किया, काफ़ी टेररिज्म पर आपने जो है काबू पाया, बहुत डेवलपमेंट स्कीम्स भी अनाउंस करी। आगे क्या होगा? ये इलेक्शंस कब होंगे? क्या 2023 में हम कश्मीर में चुनाव देखेंगे? देखिए, कश्मीर की 3 समस्या थी। एक तो लोकतंत्र वहाँ पर बिल्कुल एक प्रकार से इसकी कोई बेअसर हो इस प्रकार से बना दिया गया था, क्योंकि पूरे भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। एक पंचायत व्यवस्था है, एक असेंबली है और एक पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं। वहाँ पर पंचायत के भी 3 स्तरों को शुरू ही नहीं किया गया था। ना पंच सरपंच चुने जाते थे, ना ब्लॉक लेवल के चुनाव होते थे, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल के चुनाव होते थे। तो डेमोक्रेसी एक प्रकार से 3 परिवारों में सिमट कर रह गई थी। गांधी परिवार मतलब कांग्रेस पार्टी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी और फारूक साहब की पार्टी, इसमें डेमोक्रेसी सिमट कर रह गई थी। 87 विधायक और 6 सांसद, ये डेमोक्रेसी का साइज था। आज नरेंद्र मोदी सरकार के कारण वहां पर 30,000 से ज्यादा पंच सरपंच चुनकर अपना काम कर रहे हैं जी। तो डेमोक्रेसी को ग्रासरूट लेवल तक परकोलेट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आज तक 1990 से जब से आतंकवाद वहां पर बढ़ा, तब से लेकर आज तक हम आतंकवाद के खिलाफ तो लड़ते रहे। जिसने भी लड़ाई लड़ी है बहुत अच्छी लड़ी, सभी एजेंसियों ने, सभी सरकारों ने। मैं इसकी कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। इसके आंकड़े तो बढ़ते घटते रहते हैं, मगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मगर आतंकवाद के पोषण करने वालों के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं लड़ी गई। हमने हुर्रियत को टफ जवाब दिया, जमाते इस्लामी पर बैन लगाया और आतंकवाद की पूरी इकोसिस्टम, जो उनको पैसा सप्लाई करते थे, जो वैचारिक आधार प्रदान करते थे और जो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं में इनके मोहरे बैठे थे,
इस सबको रूथलेसली क्लीन अप करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और मैं मानता हूं यही आतंकवाद के खिलाफ सच्ची सफलता है। और इसके कारण आप देखेंगे तो 90 से बाद आज सबसे कम आतंकवादी घटनाएं होती है, सबसे कम लोगों की जान जाती है। और हमारी सफलता सबसे ज्यादा ये है कि पहले आतंकवाद के खिलाफ सेंट्रल एजेंसियां लड़ती थी, सीआरपीएफ, मिलिट्री, बीएसएफ लड़ता था। आज आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस लड़ रही है। ये बहुत बड़ी परिवर्तन का अच्छा चिन्ह है। और तीसरा, वहां डेवलपमेंट को कोई कुछ मानता ही नहीं था। चावल मिल जाए, दवाई मिल जाए, वही डेवलपमेंट था। 70 साल तक जम्मू कश्मीर में 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था और ये 4 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर 56,000 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट आया। कोई ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नहीं है जो 2 की संख्या में, एक जम्मू में एक और कश्मीर में न खुले हों। चाहे एम्स हो, चाहे आईआईएम हो, चाहे आईआईटी हो, हर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान आज वहां पर खुला है जी। और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के अंदर अब तक के साल में 80 लाख से ज्यादा लोग टूरिस्ट पहुंचे हैं, जो अब तक का जम्मू कश्मीर के आजादी के बाद का सर्वाधिक आंकड़ा है। रिकॉर्ड टूरिस्ट अमरनाथ यात्रा में गई, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अमरनाथ यात्रा पारित हो गई। और जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक दलितों को, पिछड़ों को, ट्राइबलों को रिजर्वेशन का अधिकार नहीं मिलता था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दलितों को, ट्राइबल को और पिछड़ों को रिजर्वेशन का अधिकार, संवैधानिक अधिकार देने का काम किया। और हमारा जो मांग था, मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए तो बहुत सुखद बात है कि हमारे समय के अंदर 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान समाप्त कर जम्मू कश्मीर आज भारत का अखंड हिस्सा है। इसका एहसास जम्मू कश्मीर और पूरे भारत की जनता करती है। बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये मोदी जी के शासन की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है जी। तो क्या चुनाव 2023 में हो पाएंगे? चुनाव आयोग ने कराने, और साथ अर्थ में राहुल जी, चुनाव आयोग हम नहीं चलाते।